मेरा नाम आदि चौहान है। मैं भोपाल के गोविंदपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने आपको पहले भी अपने फ्रेंड के साथ घटी एक कहानी बताई थी और आज मैं आपको अपने एक दूसरे फ्रेंड के साथ घटी एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो भी इंदौर में ही रहता है। मेरा ये दोस्त भी मेरे जैसे बहुत आध्यात्मिक है। जैसे मैं बजरंगबली का भक्त हूं, वैसे ही वो भी भोलेनाथ का भक्त है। तो हुआ ऐसा था कि एक बार YouTube के कुछ वीडियोस देखकर उसको तंत्र मंत्र में बहुत इंटरेस्ट हो गया था। YouTube पे उसने बहुत से वीडियो देखे जहां अप्सरा, योगिनी और परियों को काबू करने की साधनाओं के बारे में बताया गया था। ऐसे बहुत से वीडियोस जिनमें बताते हैं कि आप इन साधनाओं को करके अप्सराओं और परियों को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उनके साथ हर एक काम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने अपने मोबाइल में ऐसे कुछ वीडियोस देख के किसी चैनल से एक मंत्र उठा लिया और सामग्री इकट्ठा करके अपने कमरे पे चुपचाप साधना करने लगा। वो भी बिना किसी गुरु के, बिना किसी सेफ्टी के और बिना किसी को बताए। ये विधि 21 दिन की थी। वो हर रात 11 बजे के बाद ये साधना शुरू कर देता था। पहले 4-5 दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर उसको कमरे में से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। साधना करते हुए उसको ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। जिस वीडियो में उसने वो मंत्र देखा था, उसमें यह भी बताया गया था कि अप्सरा के आने पर ऐसा ही होता है। तो वो और खुश होने लगा और साधना और ज्यादा करने लगा। फिर धीरे धीरे उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पैर छू के निकला है, लेकिन दिखता कोई नहीं था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 19वें दिन उसे एक 18-19 साल की लड़की अपने कमरे में खड़ी दिखाई दी। उसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। उसको देख के वो बहुत खुश हो गया, लेकिन चुपचाप आंखें बंद करके मंत्र जाप करता रहा। फिर उसके अगले 20वें दिन उसे साधना करते हुए एक लड़की की आवाज सुनाई दी, आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। उसने आंखें खोली तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। वो उससे बोली, मुझे मिठाई खिलाओ और माला पहनाओ, फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। उस लड़की की सुंदरता देखकर वो तो बिल्कुल बेसुध हो गया था और बिना कोई वचन लिए उसने उसे भोग दे दिया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर वो लड़की हंसते हुए वहां से चली गई, लेकिन उसके अगले दिन से वो किसी भी समय उसके पास आ जाती। जब भी वो अकेला होता, नहाते हुए, सोते हुए, किसी भी समय वो उसके पास आती और उसको प्यार करने को बोलती। वो एक एक दिन में कई कई बार उसके पास आने लगी थी और एक ही हफ्ते में मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब हो गई। वो बीमार पड़ गया, लेकिन वो फिर भी उसके पास आती। फिर पहली बार जब मेरे दोस्त ने उसको मना किया तो वो बहुत गुस्सा हो गई और एक बुढ़िया का रूप लेके उसका चेहरा नोचने लगी। मेरा दोस्त घायल हो गया और वहीं बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुन के जब उसके घर वाले अंदर आए तो उसकी हालत देख के उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया तो उसने ये बात सिर्फ अपने बड़े भाई को बताई। उसके भाई ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो लोग उसको अपनी पहचान के एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने बताया कि वो कोई अप्सरा नहीं बल्कि एक डाकिनी है और वो अब इससे जुड़ चुकी है। इसने उस डाकिनी को सिद्ध तो कर लिया है, लेकिन ये उसी के कब्जे में है और आने वाली अमावस की रात को वो इसे मार के इसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लेगी। ये सब सुन के उसके घर वाले बहुत रोने लगे और अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगे। तो फिर उस तांत्रिक बाबा ने उसे फिर से साधना पे बिठाया और उस डाकिनी का विसर्जन किया और तब जाके
उसकी जान बच सकी। इसलिए मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं कि बिना किसी गुरु के आप ऐसी कोई साधना ना करें और अपनी जान जोखिम में ना डालें। मेरा नाम नील दत्ता है। मैं असम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हालाकंडी का रहने वाला हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ये 3 साल पहले हुआ था, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। मैं बहुत गुस्से वाला था और बात बात पे लड़ाई करने लगता था। एक दिन अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन की पार्टी में मेरी और मेरे दोस्तों की दूसरे स्कूल के लड़कों के साथ लड़ाई हो गई, जिसमें मैंने एक लड़के का सिर फोड़ दिया। उसके बाद मेरे ऊपर पुलिस केस हो गया, इसलिए उस रात मैं घर से भाग गया। हमारे शहर के बाहर एक कब्रिस्तान पड़ता था। मैं रात बिताने के लिए उसी कब्रिस्तान में चला गया। जब मैं कब्रिस्तान के अंदर घुसा तब तक सब कुछ ठीक था। फिर रात 1:30 बजे मेरी माँ ने मुझे कई बार कॉल किया। मुझे लगा शायद पुलिस घर में आई होगी, इसलिए मैंने कॉल नहीं उठाई। फिर करीब 2 बजे एक बूढ़ा आदमी काले कपड़े पहन के अचानक मेरे पीछे से आ गया और बंगाली में मुझसे पूछने लगा, ए लड़के, यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं यहां सोने आया हूं। तो वो बोला, तेरा घर नहीं है क्या? तो मैंने गुस्से में कहा कि बाबा, आप यहां से चले जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। वो बोला, ठीक है, और इतना कह के वो कुछ दूर जाके अचानक से गायब हो गया। लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर करीब 15 मिनट बाद अचानक किसी ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा। मैं सीधा नीचे जा गिरा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने चिल्ला के पूछा, कौन है? तो वही बूढ़ा आदमी अचानक से मेरे सामने आ गया। बोला, मैंने तुझे मारा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थीं। मुझे लगा शायद उसने शराब पी रखी है। तो मैं तेजी से उसकी तरफ उसको मारने के लिए भागा, लेकिन वो अचानक से फिर से गायब हो गया और भागते हुए मैं सीधा साइड के नाले में जा गिरा। मैं समझ गया कि ये पक्का कोई भूत है। तो मैं भाग के दीवार के पास गया और दीवार को कूद के कब्रिस्तान से बाहर निकल गया, जहां मेरी बाइक खड़ी थी। मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तभी वो मुझे फिर से वहां खड़ा दिखाई दिया। इस बार उसके हाथ में एक तलवार थी। वो देख के मैं डर के मारे बाइक छोड़ के वहां से भाग गया। भागते भागते मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उससे वहां आके मुझे पिक करने को बोला। फिर करीब 3:15 बजे मेरा दोस्त सौरभ मुझे लेने आ गया और मुझे अपने घर ले गया। फिर अगले दिन हम लोग पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया। उसके बाद 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर एक रात मैं अपनी बाइक से घर आ रहा था। मेरी बाइक फुल स्पीड में थी और मैं जैसे ही उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचा तो वही आदमी फिर से अचानक से मेरे सामने आ गया। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई तो बाइक स्लिप होके एक पोल से जा टकराई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए मैं बच गया। उसके बाद मैंने अपनी मां को उस रात की सारी बात बता दी। तो मेरी मां मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। तो बाबा ने बताया कि इसने एक कब्री शैतान को गुस्सा दिला दिया है और वो इसके पीछे लग गया है। अब वो इसकी जान लेके ही छोड़ेगा। मेरी मां ने कहा कि कोई तो तरीका होगा उसे पीछे छुड़ाने का। तो उसने कहा कि हाँ, तरीका तो है। इसको मेरे साथ फिर से रात में उस कब्रिस्तान में जाना होगा और उस शैतान से माफी मांगनी होगी और 2 कबूतरों की बलि देनी होगी। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके साथ कब्रिस्तान में गया और जैसे ही हमने कबूतरों की बलि दी तो हवा का एक झोंका अचानक से मुझसे टकरा के निकला। मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब आंख खुली तो मैं उस बाबा के पास था। उसने बताया कि अब उस कब्री शैतान का साया हट गया है। उसके बाद मुझे वो शैतान फिर कभी दिखाई नहीं दिया।
मेरा नाम संजना है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। मैं जो बात आपको बता रही हूँ ये मेरी नानी और मौसी के साथ हुआ था। तो हुआ ऐसा था कि एक बार मेरी नानी को लेग्स की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वाराणसी के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मेरी नानी का वेट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उनको बार बार ऊपर के वार्ड में ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो वहां के डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि हम इनको एक अलग दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि जस्ट उस हॉस्पिटल के बगल में ही बना हुआ था। वो सिर्फ एक वार्ड था जिसमें 5 बेड्स लगे थे। मेरी नानी को उसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब मेरी नानी वहां एडमिट हुई तो पहली रात उनके साथ मेरी मौसी रुकी थी। उस रात करीब 1 बजे मेरी नानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पेट के ऊपर मिट्टी गिर रही थी, जैसे कि कोई उनके ऊपर मिट्टी गिरा रहा हो। नानी ने आसपास देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। नानी ने अपने पेट से मिट्टी हटाई और मौसी की तरफ देखा तो वो सो रही थी। फिर अगली सुबह नानी ने ये बात मौसी को बताई तो मौसी बोली कि शायद रात में सीलिंग से मिट्टी गिरी होगी, लेकिन वो सीलिंग एकदम पेंटेड था। वहां से मिट्टी गिरना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन फिर उन दोनों ने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दिन के टाइम बाकी के सब लोग नानी से मिलने आए तो नानी और मौसी रात की सारी बात भूल गए। फिर उस शाम मौसी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए रात में मेरी मामी और भैया नानी के पास रुकने वाले थे। रात में भैया अपने फोन में ही लगे हुए थे कि ठीक रात 12 बजे उनको अचानक खिड़की के दूसरी तरफ कोई खड़ा दिखाई दिया। भैया ने उस तरफ जाके देखा तो देखा कि एक औरत वहां खड़ी उनको अपने पास बुला रही थी। भैया उस तरफ जाने लगे, लेकिन तभी अचानक से उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनका गला दबा रहा है। भैया जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुन के नानी और मामी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि भैया खिड़की के पास खड़े चिल्ला रहे थे। मामी जल्दी से उनके पास गई और उनको अपने पास लाकर बिठाया तो देखा कि उनकी गर्दन पर उंगलियों के निशान छप गए थे। वो देख के वो दोनों बहुत डर गए, लेकिन तभी मेरी नानी की तरफ वाला बेड जोर जोर से हिलने लगा और उन तीनों को कमरे के कोने वाले बेड पे एक छोटा लड़का बैठा दिखाई दिया। वो देख के वो तीनों इतना डर गए कि डर के मारे उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। मामी और भैया जल्दी से नानी के पास जाके बैठ गए, लेकिन तभी वहां की लाइट्स भी अपने आप जलने बुझने लगी। तभी वो लड़का जो कोने वाले बेड पे बैठा था वो बेड से नीचे गिर गया। वो देख के तो उन सबकी जान ही निकल गई। नीचे पड़ा वो लड़का खुद को घसीटते हुए उन तीनों के पास आ रहा था। उसके चेहरे पर भी बहुत सी चोटों के निशान थे, जिनमें से खून भी निकल रहा था। उन तीनों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। मेरी नानी ने अपने तकिए के करीब टेबल पे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। नानी ने वो अपने हाथों में लेकर भैया और मामी को बोला कि जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करो, और ऐसा करते ही वो लड़का बहुत जोर से चिल्लाया और अचानक वहां से गायब हो गया। फिर अगले दिन जब वार्ड बॉय उनके रूम में आया तो नानी ने उससे रात की उस घटना के बारे में पूछा तो उसने हैरानी से कहा कि इस वार्ड में आप 2 रात तक कैसे रुक गए। इस वार्ड में कोई नहीं रुकता, क्योंकि बहुत पहले इस वार्ड में एक लड़के ने सुसाइड किया था और उसके बाद से उसकी आत्मा यहीं घूमती है। इस वार्ड में हमेशा भूतिया घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए यहां डॉक्टर्स भी ज्यादा नहीं आते। मेरी मौसी और घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसी दिन उस हॉस्पिटल से नानी का डिस्चार्ज करवा के उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मैं आपको अपनी मम्मी के ऊपर हुए काले जादू की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं।
मुझे आज भी अच्छे से याद है। मैं तब करीब 10 साल का था। तो एक दिन हम सब, यानी कि मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे मम्मी पापा दोपहर 3 बजे के करीब घर में बैठे टीवी देख रहे थे। मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन तभी मम्मी अचानक से उल्टियां करने लगीं। ये वही समय था जब मेरी मम्मी के ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया था, और उसके बाद मेरी मम्मी की तबीयत दिन पर दिन खराब होने लगी। दिन भर तो मम्मी अच्छे से घर का सारा काम करती, लेकिन शाम होते ही मम्मी बिस्तर पकड़ लेती थी। मम्मी को हर वक्त सिरदर्द रहने लगा था, और रात में तो उनकी हालत और खराब हो जाती थी। रात में मम्मी अजीब अजीब हरकतें करने लगती, चिल्लाने लगती, बोलती वो खड़ा है, वो मुझे मार देगा। मम्मी बताती कि कोई उनका गला दबाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनकी प्रॉब्लम को पकड़ नहीं पा रहा था। डॉक्टर बोलते कि इनको कोई बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट भी नेगेटिव आते। डॉक्टर बस मम्मी को कुछ दवाइयां देके घर भेज देते। 5-6 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। मम्मी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। साथ ही बता दूं कि हमारी फैमिली में 6 लोग हैं। मेरी 2 बड़ी जुड़वा बहनें, मैं, मेरी छोटी बहन और मम्मी पापा। हमारा एक हैंडलूम का बिजनेस था, और मेरी मम्मी के ऊपर वो काला जादू हमारे बिजनेस को खत्म करने के लिए ही करवाया गया था। इसी बीच मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, और अब घर में सिर्फ हम 5 लोग बचे थे। घर में हमें हर पल अजीब सी मनुष्यत महसूस होती थी। एक मिनट भी घर में रहने का मन नहीं करता था। हमारा जीवन तो जैसे बिल्कुल नरक हो चुका था। ना तो दिन में ठीक से खा पाते थे, और ना रात में ठीक से सो पाते थे। शाम 8 बजे जब मैं ट्यूशन से वापस आता था, तो मेरी मम्मी मुझे खाना देके सोने चली जाती थी। ऐसे ही एक बार जब मैं खाना खा रहा था, तो मुझे लगा कि जैसे काले कपड़े पहने कोई आदमी सामने सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, लेकिन उस तरफ देखने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई। मैं खाना बीच में ही छोड़ के वहां से भाग निकला। इस तरह की बहुत सी अजीब अजीब चीजें हमारे घर में होती रहती थीं। हर वक्त ऐसा लगता जैसे कोई हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। जब घर में चलते तो लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है। पढ़ाई करते हुए जब मैं बुक खोल के पानी पीने जाता और फिर वापस आके देखता, तो कोई और पेज खुला मिलता। फिर एक दिन मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन घर के दरवाजे पे खड़े कुछ बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों को खोल के आगे अपनी कमर तक लटकाए हुई थी, वो हमारे घर के अंदर आई और हमारी सीढ़ी के ऊपर जाके खड़ी हो गई। उसको देखकर हम सब लोग बहुत डर गए। फिर एक दिन पापा एक तांत्रिक को घर पे बुला के लाए। तांत्रिक ने घर में आके पूरे घर को कीलित किया, और उस दिन के बाद मेरी मम्मी की तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक है।